चलिए, दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं। चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जीएस और हिंदी और अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो आपके वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना महत्व रखते हैं या किस किस पैटर्न पे आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वनडे एग्जाम में या अभी हम लोग वनडे एग्जाम के जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम इस समय होने वाले हैं, जैसे यूपी ईएसआई हो गया, हम लोग देखेंगे अभी लेखपाल हो गया, या फिर एसएससी जीडी ही क्यों ना। ठीक है, यह तीनों के तीनों वनडे प्रकृति के जो एग्जाम हैं, यह जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न हिंदी से जुड़े हुए। आप लोग जानते होंगे एसएससी जीडी में आपके जो हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं, इसलिए यहाँ पर एसएससी जीडी में जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी को ही, हिंदी लैंग्वेज को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। अब हिंदी में जो हम लोगों का हिस्सा है वो कैसे है, हमारा हिंदी का सिलेबस वनडे एग्जाम के लिए यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल या एसएससी जीडी, इनके लिए क्या है, इनको थोड़ा बहुत हम लोगों को देखना है, पूरे सिलेबस को समझने का प्रयास करना है कि कैसे है, क्या है और कहां तक है। तो सामान्य हिंदी, चूंकि यहाँ पर कहीं भी देखा जाए तो लिखा रहता है सामान्य हिंदी आपके सिलेबस में, या कभी कभी केवल हिंदी लिखा रहता है, कभी कभी हिंदी ग्रामर लिखा होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है या एक तरह से कहा जाए कि सिलेबस का बड़ा हिस्सा है, इसमें क्या क्या होता है ये देखना है। और चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, कई जगह 1/4 आता है, कई जगह 1/3 आता है, कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी का महत्व काफी ज्यादा हो, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी अनिवार्य है और पूरा का पूरा है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको हम लोगों को देखना है। इस हिंदी को यदि हम लोग देखें तो हिंदी अपने आप में सामान्य हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्व रखता है, काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या है। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी का सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है उसमें ये महत्वपूर्ण रूप से आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आता है। अगला जो हिस्सा है वो है आपका हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण वाला हिस्सा है, जिसको हम लोगों को देखना है। फिर एक महत्वपूर्ण पोर्शन है इसमें, वो है लेखक एवं रचनाएं। मतलब हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में बहुत से लेखक हुए हैं, आप जानते हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं रही और कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं रही, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी लेखकों के बारे में पूछ देता है, जैसे एक पॉपुलर प्रश्न हुआ करता था पहले कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, यह हिंदी के किस लेखक को कहते हैं या किस कवि को कहते हैं, किस रचनाकार को कहते हैं। तो उसमें हम लोग केशव दास को लगाते हैं, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रश्न आएंगे, जैसे खड़ी बोली के जनक कौन है, ये लेखक वाले टॉपिक से आ जाता है। यहाँ पे रचनाओं से पूछ देता है, हमारे यहाँ रश्मि रति के बारे में पूछ देता है, यामा किसकी रचना है। या इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण अभी जो बनता जा रहा है वो पॉइंट है, वो है इससे संबंधित प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, मतलब हिंदी से संबंधित या हिंदी भाषा से संबंधित या भारतीय भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से होते हैं, कौन से इसमें किस भाषा से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं, इसको यहाँ पर देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बड़ा टॉपिक है। जैसे अभी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे
ज्ञानपीठ पुरस्कार को हिंदी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी से संबंधित अन्य पुरस्कार आते हैं, जैसे व्यास सम्मान किसको दिया जाता है, कालिदास सम्मान से जोड़ करके देखा जाए, बहुत सी चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यह आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब यह 4 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें हमारे यहाँ हिंदी की उत्पत्ति पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की उत्पत्ति में किन किन कारकों का या किन किन फैक्टर का योगदान रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी साहित्य की उत्पत्ति से ही जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है लिपि। हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि अभी की है, अभी यह काफी लोकप्रिय लिपि भी है, लेकिन क्या यह देवनागरी की लिपि आज से 1000 साल पहले अस्तित्व रखती थी? 1000 साल पहले देवनागरी की लिपि थी? अगर थी तो किस रूप में थी, ठीक है। तो ये काफी चीजें हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इसी लिपि में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आएंगी, जैसे इस लिपि का भी आविष्कार कहाँ होता है, कहाँ पर इसके प्रयोग सबसे पहले होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपभ्रंश, इसी से जुड़ा हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। साथ ही साथ जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विभिन्न काल आएंगे, जिसको हम लोग को देखना है। नाम सुने होंगे आपने, भक्ति काल। आगे बढ़ के आप लोग भक्ति काल के बाद से हमारे यहाँ अन्य जो काल आते हैं उसके बारे में विभिन्न चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को देखना होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक बड़ा टॉपिक है, इसको यदि ठीक से पढ़ा जाता है तो 3 से 4 क्लास केवल इसी में लग जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आपका हिस्सा है वो हिंदी ग्रामर का है, हिंदी ग्रामर। अब हिंदी ग्रामर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत सीधे सीधे वर्ण से होती है। व्याकरण, अगर पूछा जाए कि व्याकरण का इस्तेमाल या प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो किसी भी भाषा, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, हर भाषा के अपने ग्रामर के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो हिंदी हमारी भाषा के भी है, लैंग्वेज हमारी है हिंदी, इसकी भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो भाषा को शुद्ध बनाना, उसको परिमार्जित करना, उसको विकसित करना, यह काम किसका होता है, व्याकरण का होता है या ग्रामर का होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रामर को यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसकी शुरुआत चूंकि वर्ण से होती है, हम लोग जानते हैं किसी भी भाषा के विकास के क्रम जो होते हैं, पहले वर्ण, फिर उसके बाद से शब्द आते हैं, और शब्द के बाद से वाक्य आ जाते हैं, और जब वाक्य बन गया तो आपने हिंदी बोलना या किसी भी भाषा को बोलना और समझना प्रारंभ कर दिया। तो वर्ण क्या है, वर्ण को ही हम लोग यहाँ पर अक्षर या इंग्लिश में इसी को हम लोग लेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण, अक्षर या लेटर को जब हम लोग देखते हैं तो यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे हिंदी के प्रश्न पूछने का ढंग। कॉम्पिटेटिव हिंदी की असली विधा की जो शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है, वर्ण से, ठीक है। अब शब्द पर जाएंगे, जब शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्दों के कई प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार है, क्या है, उनके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, या इससे जुड़ा हुआ, ग्रामर से जुड़ा हुआ कौन सा पोर्शन इस हिंदी शब्द से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर इन्हीं शब्दों से, हम लोग जानते हैं वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं, तो वाक्यों का निर्माण और उसका प्रयोग ये सब का सब हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के अनुसार ही किया जाता है। कितना किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है, कैसा किया जाता है, ये सब हम लोग आगे के क्लास में, आगे के कक्षाओं में, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि लेखक एवं रचनाएं, यहाँ पर
कॉन्सेप्ट कम होता है, फैक्ट ज्यादा होता है। जबकि यह जो पोर्शन है ये पुरस्कार तक वाले, इसमें सब का सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसको समझना पड़ता है, समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेखक और रचनाओं में लेखकों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक लेखक के जो भी विचार होते हैं वह देश काल एवं परिस्थितियों की उपज होते हैं। तो किन परिस्थितियों में कौन सा लेखक राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है, अपने विचार लिख रहा है, और कौन सी विधा में वो बात कर रहा है, लिख रहा है, सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी। फिर आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं जो आपके हिंदी में भी करंट अफेयर्स वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब हिंदी में जो आपका करंट अफेयर्स है वो ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, पुरस्कार एवं रचनाओं से, पुरस्कार एवं उससे संबंधित अन्य विधाओं से। इसी संदर्भ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सी गतिविधियां आती हैं, जैसे हमारा संवैधानिक उपबंध हिंदी से जुड़ा हुआ क्या है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जो हम लोग अभी विभिन्न तरह की भाषाओं के बारे में जान रहे हैं, हम लोग हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं, और सौभाग्य से यह हिंदी हमारी जो रीजनल लैंग्वेज कभी हुआ करती थी, आज हमारे यहाँ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो राजभाषा हिंदी को बनाया गया है, और जानते रहिएगा कंफ्यूजन ना हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में उपबंधित है, यानी भारतीय संविधान में ये बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा है। बस राष्ट्रभाषा का नाम नहीं लिया गया है। वजह क्या है कि भारत खुद में एक राष्ट्र नहीं है। हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत संघ है, राज्यों का संघ है। हम लोग संघ है, राष्ट्र नहीं है। और राष्ट्र क्या है, कितना, और इसके लिए क्या पैटर्न होता है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा है, हमारी हिंदी नहीं है, क्या है, राजभाषा है। राजभाषा हिंदी जब बनाई गई तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, इन समस्त बिंदुओं को हम लोगों को देखना है। राजभाषा का निर्माण और उनसे संबंधित गतिविधियां हमारे संविधान के भाग 17वें भाग में राजभाषा एक पार्ट ही बना दिया गया है। जानते होंगे भारतीय संविधान में मूलतः कुछ कुल 22 भाग थे, और इस 22 भाग में से 17वें नंबर का जो भाग है वो राजभाषा को समर्पित है, राजभाषा हिंदी, ठीक है। तो यह क्या है, कैसे है, इन सबों को हम लोगों को देखना है, और आगे बढ़ के बहुत सी चीजें इसमें आएंगी। तो हिंदी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पोर्शन हम लोग देख रहे थे, जिसमें यह देखना था कि सामान्य हिंदी या हिंदी का जो सिलेबस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है वह क्या क्या है, कितना है, बताया क्या है, क्या क्या है, इसको फिर से एक बार सुन लीजिए। ये बताया गया है कि हिंदी या सामान्य हिंदी जो विभिन्न तरह के वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होती है। अब अगर हम लोग कहें कि यूपीएसआई, आप लोग जानते हैं सामान्य हिंदी एक बड़ा पार्ट के रूप में, बड़े भाग के रूप में यूपीएसआई में भी है। हम लोग जानते हैं लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण भाग है, और यह बना रहेगा, दिन प्रतिदिन इसमें निखार आता रहेगा। कहने का मतलब ये है प्रश्नों की प्रकृति बदलती रहेगी, और आपके उन्हीं के अनुसार उन प्रश्नों को स्कोर करना है या टारगेट करना है, ठीक है। तो ये आपके, इसके अलावा सेंट्रल लेवल के एग्जाम, एसएससी जीडी या अन्य जैसे एग्जाम होते हैं, उस सब में आपके हिंदी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इन समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी के क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, और चाहेंगे कि हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा दिन आपका हिंदी का रहे, उसके बाद से जीएस के अन्य पोर्शन रहे, ठीक है। ज्यादा नहीं, अगर हम लोग ठीक से चले तो मुश्किल से 20 से 25 दिन के अंदर हिंदी का बड़ा हिस्सा कवर किया जा सकता है। मतलब एक महीने अगर कंटिन्यूअस अगर हम लोग चले, 1 से सवा घंटे रोज पढ़े, तो हिंदी आराम से कंप्लीट हो जाएगी आपके 1 महीने के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अब इसी में ये बताया गया है कि हिंदी छोटा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव है। हिंदी को पढ़ने और समझने के लिए ये संबंधित जो टॉपिक है इसको 4 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। पहला, दूसरा, यह तीसरा और यह है चौथा। ठीक है, पहला क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बताया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हिंदी के विकास की समस्त स्टेप को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे इसका विकास हम लोग पढ़ेंगे 3500 वर्ष पहले से। ठीक है, कब का ये काल है आप याद कीजिए। वैदिक काल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वैदिक काल की जो टाइमिंग होती है वो 1500 ईसा पूर्व है, और अभी क्या चल रहा है 2021। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 3500 वर्ष पहले की घटना हो जाएगी। तो वहां पे चूंकि वहां से हम लोग हमारी जो सभ्यता है या हमारा जो लिखित साहित्य है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्राचीनतम लिखित साहित्य कौन सा है, तो प्राचीनतम जो लिखित साहित्य है वो हमारा ऋग्वेद है, वैदिक काल। उससे पहले हमारे यहाँ लिखित साहित्य नहीं मिलते हैं, ये जानते रहिएगा। और माना जाता है कि भारत ही नहीं विश्व के प्राचीनतम जो लिखित साहित्य है उसमें 2 ही साहित्य आते हैं। 2 साहित्य में कौन कौन आते हैं, एक पारसी धर्म का आप नाम सुने होंगे जेद ए आवेस्ता, या कई किताबों में आवेस्ता या जेद भी कहता है। ठीक है, और दूसरा हमारा ऋग्वेद है। ये दोनों समकालीन माने जाते हैं क्योंकि ऋग्वेद में जो वर्णित कुछ देवता हैं वो आपके अवस्था या जेद अवस्था में भी वैसे ही कुछ देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो माना जाता है दोनों समकालीन घटनाएं हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न काफी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपके एकेडमिक एग्जाम में भी ये पूछा गया है। बड़ी बात यह है कॉम्पिटेटिव से लेकर एकेडमिक तक पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 3500 वर्ष से लेकर के, और यहाँ पर जब इसको स्टार्ट करेंगे 1500 ईसा पूर्व तक, तो ये सीधे लेकर के आएंगे 2021 ईस्वी। मतलब जो वर्तमान दौर हम लोग का चल रहा है वहां तक पढ़ना है। वहां पर क्या पढ़ेंगे, संबंधित पुरस्कार, मतलब इस विषय से संबंधित या हमारे इस लैंग्वेज से संबंधित जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनको पढ़ेंगे। बीच में हम लोग विभिन्न हिस्से को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ विभिन्न तरह की लिपियां आई, ब्राह्मी लिपि आई, उससे पहले संस्कृत था, प्राक संस्कृत, संस्कृत, फिर ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी के बाद से खरोष्टी लिपि, खरोष्टी के बाद से अन्य लिपियों का विकास होता है, और इसी क्रम में हमारे यहाँ देवनागरी लिपि का भी विकास हो जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि जब आते हैं तो हम लोग क्या हिंदी का विकास उस समय देखते हैं। यहाँ पर लिपि और भाषा में क्या अंतर है यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोगों को देखना है, आगे बढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण भाग है इसका। दूसरा महत्वपूर्ण इसका पोर्शन क्या है, हिंदी ग्रामर या हिंदी का व्याकरण। यह इस पूरे हिंदी के सिलेबस में सबसे बड़ा टॉपिक है। यह 3 से 4 अधिकतम ठीक से और पढ़ा जाए तो 5 क्लास लगेंगे, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा क्लास लगते हैं। और यही मेन है हिंदी का, एक तरह का कॉम्पिटेटिव हिंदी का प्राण यही है, यही इसका आत्मा है। इसको अगर नहीं पढ़े तो सब बेकार है। ठीक है, तो यह हिंदी ग्रामर का हिस्सा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें बताया गया है कि वर्ण, अल्फाबेट नाम सुने होंगे, जो हम लोग पढ़े हैं एकेडमिक लेवल पर अब तक पढ़ते आए हैं, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछता वहीं से है, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, तो उसी को पढ़ना है। वर्ण, वर्णों का निर्माण हम लोग आगे बढ़ के इसी में पढ़ेंगे कि वर्णों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इनकी उत्पत्ति हो जाती है। जो हिंदी के वर्णमाला है उसमें क्या क्या है, इंग्लिश वर्णमाला है उसमें क्या है, इसको थोड़ा सा टैली करके आगे बढ़ेंगे। और वर्णों का निर्माण कैसे हुआ था, ये बड़ी बात है। फिर वर्णों में क्या क्या कैटेगरी है हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे कि वर्णों में कई बार पूछ देता है कि कौन सघोष वर्ण है, कौन अघोष वर्ण है। कई बार ये पूछ देता है कि प्लूत क्या है, ह्रस्व दीर्घ क्या है। कई बार ये पूछ देता है कि संयुक्त व्यंजन जो है, वो संयुक्त व्यंजन जो 4 हैं वो किस किस शब्दों से, किस किस वर्णों से मिलकर बने हैं। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वर्णों से जुड़ा हुआ प्रश्न,
यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे शब्द को हम लोग देखेंगे, शब्दों का निर्माण वर्णों से कैसे होता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या अंतर आता है, इन सबको हम लोगों को देखना है। ठीक है, फिर शब्दों से आगे बढ़ के देखेंगे कि वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, शब्द कैसे वाक्य में कन्वर्ट होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों में हम लोग कई तरह की स्थिति को देखते हैं। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है एक छोटा सा शब्द कि निपात क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ के देख लेंगे। जब इतना देखेंगे तो तीसरा जो स्टेप आता है वो हमारे यहाँ लेखक और उनकी रचनाओं का आता है, विभिन्न तरह के लेखक और विभिन्न तरह की रचनाएं। फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि संबंधित पुरस्कार। तो ये क्या है, एक बड़ा हम लोगों का टॉपिक हो जाता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का, इसको हम लोग को आगे बढ़ के पढ़ना है। अब यहाँ से थोड़ी सी हम लोग आगे की बात करें कि हिंदी के साथ ही साथ हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हिंदी के साथ साथ हम लोगों के जो जीएस के अन्य पोर्शन है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे, इसमें इस बार हम लोग कई जगह पढ़े हैं, कई बार किए हैं, लेकिन इस बार जो मिसलेनियस टॉपिक है उसको एकदम से लेकर के चलना है, क्योंकि जीएस में अब पैटर्न बदल रहा है। प्रश्न जो पढ़ के हम लोग जाते हैं वहां से प्रश्न कम मिलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये प्रश्न बना कहाँ से है, कहाँ से बन के आया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को पकड़ने के लिए आसान तरीका क्या है कि मिसलेनियस टॉपिक को ठीक से पढ़ा जाए और उसको अनिवार्य रूप से पढ़ा जाए, जैसे जीएस के अन्य हिस्से हो गए। ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद से आगे बढ़ के हम लोग इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ते समय एक क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स का भी साथ में लेकर के चला जाए, क्योंकि सबसे फंसाने वाला अभी काम क्या कर रहा है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे करंट अफेयर्स को। अब यहाँ पर यदि हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा देखें कि क्या कंडीशन है इससे जुड़ा हुआ, क्या पोर्शन है, तो बहुत सी चीजें आती है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि हम लोग चर्चा करें तो देखिए, हिस्ट्री को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में हम लोगों को इस बार पैटर्न बदल करके पढ़ना है। क्या पैटर्न हम लोग चेंज करेंगे वो देखिए। हिस्ट्री का पैटर्न क्या है, हम लोग जानते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री, फिर इसके बाद से मेडुअल हिस्ट्री, फिर उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और कल बताया गया था कि हिस्ट्री के जो ये 3 पार्ट है एकेडमिक लेवल के हैं, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न। प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और आधुनिक भारतीय इतिहास। इसी में क्या है, एक प्रेजेंट हिस्ट्री के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या है, कैसे, इसको समझिए। इसी प्रेजेंट हिस्ट्री को एक और नाम से जाना जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से इसको जाना जा रहा है। अब देखिए क्या है, एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते कहां से हैं, पाषाण काल से लेकर के 1206 ईस्वी तक। प्राचीन इतिहास पाषाण काल से लेकर के 1206 ईस्वी तक पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास यदि हम लोग आगे बढ़ के पढ़े तो हम लोग जानते हैं कि 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक आता है। फिर आधुनिक इतिहास या हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करें तो ये 1707 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक आता है, यह यहां से। और जब यह पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री या वर्तमान इतिहास की चर्चा की जाती है तो यह 1964 से लेकर के वर्तमान समय तक माना जाता है, इतिहास के इतने कालखंड। अब हम लोग 1964 से लेकर के और वर्तमान समय यानी 2021 तक क्या पढ़ेंगे,
इसको भी हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का वजह भी है क्योंकि हम लोग अपना जो क्लास स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडुअल और प्रेजेंट हिस्ट्री को न स्टार्ट करके थोड़ा सा उल्टा करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने की प्रकृति बदल रही है। यहाँ से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगले बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट हिस्ट्री या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जब यह दोनों पढ़ लेंगे तब हम लोग यह पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना कम हो रही है, प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रश्न जैसे पूछा जा रहा है, हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है, हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना और विद्वान बनना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? सिलेक्शन, न कि इस पूरे पोथे को पढ़ना या पोथे को बना करके घर में अलमारी में रखना, अपने मेज पर सजाना। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो। हम लोग मॉडर्न को टारगेट करेंगे, पोस्ट मॉडर्न को टारगेट करेंगे और उसके बाद से बचे हुए हिस्से को इनको समरी रूप से पढ़ लेंगे। नहीं तो आपका एंशियंट पढ़ने में ही 1-1.5 महीने लग जाएगा। ठीक है, प्रश्न कितने आएंगे? थोड़े प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने का तरीका बदलिए और जैसे समय के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वैसे वर्क कीजिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो थोड़ा सा बस समझ लीजिए क्या है। मानव सभ्यता का विकास जैसे स्टार्ट होता है इतिहास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब इतिहास का अध्ययन कहां से किया जाता है? जहां से हम लोग पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल से क्यों हम लोग पढ़ते हैं? इसलिए कि इतिहास पत्थरों का और पौधों का नहीं पढ़ा जाता है, मनुष्य का पढ़ा जाता है। समझा रहा है? तो हम लोग पाषाण काल में क्या है, मनुष्य पाषाण या पत्थरों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। आज हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे आप विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों के द्वारा गुजर रहे हैं, तो आज का युग विज्ञान का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, भौतिकवादी युग है। ठीक है, उस समय मानव के जीवन में पाषाण या पत्थर ही अहम हिस्सा थे। वो पाषाण या पत्थरों के अंदर ही, उनकी गुफाओं के अंदर ही वो जीवन यापन करता था। पाषाण को या पत्थर को लेकर के वो हथियार बना करके दुश्मनों से या जंगली हिंसक जंतुओं से अपनी रक्षा करता था। साथ ही साथ इसी पाषाण के हथियार के द्वारा वो क्या काम करता था? वो जंगल में पशुओं का शिकार करके अपने को आहार प्राप्त करता था। ठीक है, इन्हीं पाषाण या पत्थरों ने इस दुनिया में पहली बार आग को जन्म दिया, अग्नि को जन्म दिया, जिसका यूज पाषाण काल में मनुष्य करता है। तो यहाँ पर उसके जीवन में पाषाण का या पत्थर का, पाषाण मतलब पत्थर, शिला, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए एंशियंट हिस्ट्री के ये पूर्व जो एकदम अर्ली एज होता है उसको स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो पाषाण काल से लेकर के 1206 ईस्वी, और 1206 ईस्वी वह टाइम है जब हमारे यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का नाम सुने होंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे भी हम लोग, इल्तुतमिश का नाम सुने होंगे, ये सारी गतिविधियां इसी समय आती हैं। तो जब हमारे यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक अपने यहाँ सत्तासीन होता है, कब? 1206 ईस्वी में। और इस समय इसी यही टाइम में हमारे यहाँ मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो माना जाता है हमारे यहाँ का प्राचीन काल खत्म हो गया। हालांकि इस पे बहुत विवाद है, बहुत सी चीजें हैं, डेप्थ में हम लोग जाएंगे तो बहुत चीजें देखेंगे। फिर यहाँ से मध्यकाल आता है। देखिए 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक। यहाँ पर 1707 ईस्वी में कौन मरा? औरंगजेब। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला है, तो वहीं पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1206 में कौन मरा था? मोहम्मद गोरी। सत्तासीन कौन हुआ? हमारे यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1707 में मुगल बादशाह, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब 1707 में मर जाता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ माना जाता है कि एक स्टेज मेडुअल जो था वो खत्म हो गया। हालांकि इस पर भी विवाद है। ठीक है, और
इसके पैरेलल हम लोग देखते हैं विदेशी कंपनियों का आगमन होने लगता है, मुगल काल बिखरने लगता है, छोटे बड़े राज्य भारत के हर हिस्से में उदय होने लगते हैं। ठीक है, तो यहां से माना जाता है क्या है, मेडुअल खत्म हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखते हैं 1707 से 1964। अब देखिए इसमें क्या है, 1707 में अभी बताया गया है कि औरंगजेब का देहांत हो गया, औरंगजेब इस दुनिया से विदा हो गए। ठीक है, और उसके बाद से हमारे यहाँ अंग्रेजों की सत्ता कायम हो जाती है। धीरे धीरे जो अपने यहाँ के राजे महाराजे हैं, देसी राजवाड़े धीरे सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, और अंततः अंग्रेजी हुकूमत कायम हो जाती है। फिर हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट होता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम सुने होंगे, और इसी में हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं आती है, और ये लोग सामूहिक इनके योगदान के द्वारा भारत को आजादी मिल जाती है। जब भारत आजाद हो जाता है, तो आजाद होने के बाद से हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतंत्रता दिवस, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत में एक व्यवस्थित सरकार कायम हो जाती है, हमारे यहाँ नया सवेरा है, नई दुनिया, नई व्यवस्थाएं सब आ जाती है। हमारे यहाँ व्यवस्था का संचालन बहुत अच्छे ढंग से होता है। लेकिन 1964 में एक तरह से कहा जाए कि बड़ी घटना ही थी भारतीय इतिहास में। ठीक है, जब 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारे यहाँ परिवर्तन आता है। कांग्रेस के जो वो उसका वर्चस्व था वो थोड़ा सा डैमेज होने लगता है, और उसकी भूमिका थोड़ा सा डैमेज होने लगती है, अन्य क्षेत्रीय दल उभरने लगते हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो माना जाता है अब आधुनिक काल भी खत्म हो गया। ठीक है, और इसी को पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री या वर्तमान काल या इसी को उत्तर आधुनिक काल कहा जाता है। और यह जैसे मॉडर्न हिस्ट्री महत्वपूर्ण है, वैसे ही यह प्रेजेंट हिस्ट्री भी महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है आप समझ रहे हैं, अंग्रेजों का आना, उनको देश से भगाना, आने और भगाने वाली स्थिति ही बिगड़ती है यहाँ पे, और इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, टॉपिक आपको मिले तो पढ़ते रहिएगा क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के साथ ही हमारे यहाँ उत्तर आधुनिक काल में भले ही 1964 का टाइम लिया जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाने वाले लोग या जो पढ़ाया जाता है 1947 देश आजाद हो गया, बैच खत्म हो गया, मतलब देश आजाद हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखेंगे, तो 1947 से आगे की गतिविधियां क्या होंगी। हम लोग जानते हैं कि 1947 और 48 में जब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, तो इस आजादी के जश्न को ब्रेक करने के लिए भारत में पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए एंट्री ले लेते हैं, वो यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं कबायलियों के रूप में, और भारत पाक युद्ध हो जाता है 47-48 में। याद रखिएगा, जब बंटवारा हुआ तभी समस्या, तब भी संघर्ष, और बंटवारा हो गया तभी संघर्ष। यहाँ पर पाकिस्तान के भेजे गए जो कबायली लोग थे, उन्होंने कश्मीर में एंट्री कर लिया। क्या था, क्या व्यवस्थाएं थी, हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। यहाँ पे पहला ही भारत युद्ध लड़ता है वो अपने ही छोटे भाई पाकिस्तान से, भारत पाक युद्ध होता है 1947-48 में। और इसके बाद से ये पहला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का उत्तर आधुनिक काल में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद से 47-48 के बाद से महत्वपूर्ण घटना हम लोग के यहाँ 1950 में होती है, जब हमारे यहाँ संविधान लागू होता है। ठीक है, यह संविधान कैसे बना, क्या होगा, हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी जब आएगा तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, 1950 के बाद से 1900 हमारे यहाँ ये राष्ट्रीय स्तर पे। इसी दौरान 1949-50 में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका प्रभाव भारत पर आज भी पड़ रहा है, और आप उसका बहुत एक तरह से कहा जाए कि विभत्स रूप भी देख रहे हैं। इस समय क्या हुआ, 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और एक विस्तारवादी सरकार उसमें वर्क करने लगी,
और इसी चीन के इस साम्यवादी क्रांति के बाद से भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और हम आगे बढ़ के देखेंगे 1967 यानी 60 के दशक में हमारे यहाँ माओवाद का जन्म होता है। ठीक है, माओवाद ये 1967 में हमारे यहाँ नक्सलवाड़ी गांव पश्चिमी बंगाल से होता है, इसीलिए उसे नक्सलवाद कहा जाता है, नक्सलवादी नाम दिया गया। इसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो 1950 49 में चीन की यहाँ पे साम्यवादी क्रांति होती है और भारत पर इसका प्रभाव देखते हैं। फिर 1900 हम लोग 55 में देखते हैं। 1955 में महत्वपूर्ण घटना क्या है? WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाता है कि इसका कार्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य बन जाता है और 1955 में WTO बनता है। और इसी के पैरेलल भारत में एक महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? हमारे यहाँ 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है आवड़ी में। ठीक है, आवड़ी एक प्लेस है आपके साउथ में। ठीक है, वहां पे अधिवेशन होता है और भारत में चूंकि कांग्रेसी हर प्रांत में या सेंटर में ही सत्तासीन थी, तो 1955 में जो कांग्रेस की इस बैठक में वहां पे ये समाजवादी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। जब साम्यवादी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाता है तो इसका प्रभाव हमारे इस सिस्टम पर भी पड़ता है। और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में समाजवाद जैसे शब्द को हमारी प्रस्तावना में जगह मिलती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं में भी कुछ वैचारिक रूप से परिवर्तन आता है। ठीक है, फिर अगला जो महत्वपूर्ण इसी हिस्से में देखेंगे कि क्या पॉइंट आएगा, तो वो चीज देखिए। हम लोगों ने 1955 में ये देखा है समाजवाद का कॉन्सेप्ट। 1954-55 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में दिखाई देती है। वो है नाम। नाम सुने हैं? अरे अपना नाम, हमारा नाम, सबका नाम। इसको हम लोग कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट। ठीक है, ये नॉन अलायंस मूवमेंट को गुट निरपेक्षता भी कहते हैं। इसके 3 लीडर थे, याद रखिएगा, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उस समय थे। नासिर, टीटो, मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया जिसे चेकोस्लाविया भी कहा जाता है, यूरोपीय कंट्री है। और टीटो हमारे यहाँ, मार्शल टीटो हमारे यहाँ नासिर थे, कर्नल नासिर थे। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के और नासिर जो थे यह मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष थे, अमेरिका में। इन 3 लोगों ने इस व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत प्रचारित प्रसारित किया और उस समय यह काफी लोकप्रिय रहा। आज इसमें लगभग 120 लोग, 120 देश इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि भारत की कुछ नीतियां बदल रही हैं, इसलिए गुट निरपेक्षता का महत्व डाउन हो गया है। ठीक है, ये 54-55 की घटना है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ इसी दौरान हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं का विकास होता है। ठीक है, 1951 पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ और 2012 में हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना उसके बाद से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। फिर उसके बाद से हम लोग 1962 में महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। क्या है यह घटना? जानते होंगे, ये इंडो चाइना युद्ध, वार, भारत चीन युद्ध हो जाता है 1962 में। और 1962 में जो युद्ध होता है उसका प्रभाव बहुत तगड़ा भारत पर पड़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी दौरान हमारे यहाँ बहुत सी घटनाएं होती हैं। आगे चल के 1965 में फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, भारत पाक युद्ध हो जाता है 1965 में। और इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है, हमारे यहाँ बड़े स्तर पर अकाल पड़ता है। यह तीनों घटनाएं इतनी जबरदस्त थी, इतना इसका प्रभाव भारत पर ज्यादा पड़ा कि एक महत्वपूर्ण घटना का उदय होता है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में। और वह है कि हमारे यहाँ का 5 ईयर प्लान ही टूट जाता है। हमारे पास इतने संसाधन, इतने पैसे, इतनी पूंजी, इतनी कैपिटल नहीं रहे कि हम लोग नियमित रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को चला सके। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना पहली बार फेल्योर होती है, तो वजह यही है। ठीक है,
तो फिर आगे बढ़ा जाता है, फिर से भारत समरता है, फिर से देश समरता है, ठीक है। और आगे अन्य गतिविधियां आती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये घटनाओं के बाद से 1971 में देखिए फिर से यहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध का रिजल्ट आता है बांग्लादेश का उदय, बांग्लादेश का जन्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1974-75 का दौर, जब हमारे यहाँ न्यूक्लियर विस्फोट होता है, हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण होता है इस दौर में, और एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। क्या कंडीशन थी, इसको हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ करके देखते हैं 1980 के आसपास हमारे यहाँ सरकार बदलती है, हमारे यहाँ कांग्रेस कुछ देर के लिए ब्रेक होती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, और इसके बाद से 1980 के बाद से 1984, ठीक है, में गतिविधियां ये होती है कि हमारे यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाता है, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पंजाब में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, उसको हटाने के लिए, उनको यहाँ से बाहर खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह एक रसायन है जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में एक फैक्ट्री थी, रासायनिक फैक्ट्री, वहां से इसका रिसाव होता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारत में ये बहुत बड़ा रासायनिक दुर्घटना थी, ठीक है। तो ये 80 और 85 के आसपास की घटनाएं हैं, और इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग देखें, 2-3 पॉइंट और हैं जिनको देखना है। 1990-91 का दौर, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और हमारे यहाँ एलपीजी ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यह है क्या है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, प्राइवेट कर देना, और यह क्या है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। हमारे यहाँ यह 3 कॉन्सेप्ट आता है, और इसके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ती है, वैश्वीकरण का दौर आ जाता है, और यहाँ से वैश्वीकरण के दौर के कारण ही हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, ठीक है, और महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बढ़ करके बहुत सी घटनाएं होती है यहाँ पर, हमारे यहाँ 90-95 में धीरे धीरे बदलता है, 1995 में WTO में फिर से परिवर्तन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे बढ़कर के बहुत सी गतिविधियां आती है, जैसे हमारे यहाँ NSG का नाम सुने होंगे, NSG कमांडो नहीं, यह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर मतलब जो नाभिकीय गतिविधियां होती हैं, हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। तो ये जहाँ पे यूरेनियम या ऐसे ही रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जिनका यूज परमाणु बम में, हमारे यहाँ परमाणु भट्टियों में होता है, उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है, ठीक है। जब हमारे यहाँ 98-99-2000 नाम सुने होंगे, जब हमारे यहाँ कारगिल युद्ध होता है, ये भी किसी का टॉपिक है, उसी के इर्द गिर्द हमारे यहाँ परमाणु परीक्षा होता है दूसरी बार। तो ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का निर्माण यही होता है। विश्व के कुछ देश हैं जो आपस में मिल करके यह कहते हैं कि हम लोग भारत को न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे, इसी के लिए संगठन बनता है। तो ये संगठन के आगे भी ब्रेक हो जाता है, बाद में भारत से लोग सपोर्ट करने लगते हैं, सहयोग लेने लगते हैं, ठीक है। तो यह कंडीशन है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि 2012 में हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बंद कर दी जाती है। जानते रहिएगा हमारे पंचवर्षीय योजना इस समय नहीं चल रही है, इसके जगह पे क्या चल रही है आप हम लोग कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से 2015 में महत्वपूर्ण गतिविधि है, हमारे यहाँ योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया, ठीक है। और नीति आयोग आज भी वर्क कर रहा है। क्या दोनों में अंतर है, हम लोग आगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हिस्ट्री का हम लोग मॉडर्न पार्ट स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हिंदी वाले हिस्से को भी हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी और हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट, इन 2 हिस्सों को लेकर के चलना है। लेकिन अभी क्या है कि अगले 2 दिन तक मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ।
सैटरडे और संडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले दिन फिर से हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे क्लास को। क्लास की टाइमिंग थोड़ा इधर उधर किया जाएगा और उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का क्लास हम लोग देखे हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ करके भी देखेंगे, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं जिसमें जीएस तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो मेरा स्लोगन है, ठीक है। हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना सिलेक्शन ले ले, बाकी आप नॉलेज हमसे लेते रहिए, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, शुभकामनाएं, ठीक है। बाकी हम लोग इस क्लास को अगले दिन फिर से मंडे को स्टार्ट करते हैं, सैटरडे और संडे ये क्लास क्लास क्लोज रहेगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। आगे हम लोग क्लास को सैटरडे को भी लेंगे और संडे को भी लेंगे, ठीक है। संडे को स्पेशली लिया जाएगा। यहाँ पे टेस्ट एकदम से ऑनलाइन जैसा टेस्ट होता है वैसे ही टेस्ट होगा, क्योंकि आप जिस वीडियो सेक्शन में देख रहे हैं वहां पे जाके रिकॉर्डिंग वाले हिस्से के आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें टेस्ट का एक आइकन दिया है, एक ऑप्शन दिया है, वहां पे चेक कीजिएगा एक बार का टेस्ट हो चुका है, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो वहां पर टेस्ट भी होगा आपके संडे में, मतलब हफ्ते में एक बार संडे को या किसी और अन्य दिन हम लोग एक टेस्ट जरूर आयोजित करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।